नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्मार्ट मीटर के लाभों को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा फ्लैश फ्लड की दी गई चेतावनी, साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह से है अलर्ट। खलवाई के कटफूला में 2 अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी के कर्मी से 4,20,000 पिस्टल के नोट पर लूटकर हुए फरार। गोगटिया प्रखंड के 8 अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थान पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। जयनगर की कमला नदी के जलस्तर में हो रही है वृद्धि, साथ ही लोगों में दहशत का बना हुआ है माहौल। मजापुर के पेरोखर गांव में सड़कों के कच्चे डायवर्जन पर पानी चढ़ने से आवागमन हुआ ठप। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर ने औसी थाना का वार्षिक निरीक्षण कर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और जिले में डेंगू के नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट व साथ ही माइकिंग कर लोगों को जागरूक करने का दिया निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। वहीं स्मार्ट मीटर से बिजली बिल जमा करने में आसानी होगी और बकाया राशि 300 किस्तों में चुकाने का विकल्प है। स्मार्ट मीटर को लेकर शनिवार को समाहरणालय में प्रेस वार्ता का आयोजन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में किया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि लोगों की अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले के मीटर से बेहतर स्मार्ट मीटर होता है। लोगों को बकाया बिल जमा करने में अब परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का बिजली बकाया अधिक है, उन्हें अब बगैर ब्याज दिए 300 किस्तों में अपनी जो भी बकाया है वो स्मार्ट मीटर के जरिए ही समाप्त हो जाएगी। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने कहा कि दरभंगा और मधुबनी में कुल 15 लाख आबादी है, जिसमें 1 लाख लोगों ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, जिससे लोगों को अब बिजली बिल जमा करने की चिंता नहीं होती है कि बिल जमा करना है। स्मार्ट मीटर लगाने में अब कोई पाबंदी नहीं है। किसी प्रकार का जमीनी कागजात नहीं जमा करना होता है। एक आवेदन पर मीटर लगा दिया जाता है, चाहे कोई किराए के मकान में हो या किसी भी तरह का दुकान इत्यादि हो। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम से मीटर लगाकर लाभ ले सकते हैं। इसमें अब बिजली बिल की समस्या नहीं खड़ी होगी। वहीं कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर स्मार्ट मीटर के जरिए बकाया राशि भी जमा करने में सहूलियत होगी। वहीं कार्यपालक अभियंता अरमान साहब ने कहा कि स्मार्ट मीटर में रिचार्ज समाप्त हो जाने पर अगले 48 घंटे के भीतर रिचार्ज करने से विद्युत चालू होने में आसानी होती है। उन्होंने प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया कि किसी भी तरह की स्मार्ट मीटर में समस्या आने पर मंगलवार और शनिवार को पदाधिकारी जल्द शिकायत लेकर अभिलंब समस्या का निदान करेंगे। उन्होंने दावा कर कहा कि लोगों को मन में भ्रम पैदा हो गया है कि पहले के मीटर की अपेक्षा अब स्मार्ट मीटर में बिल अधिक आता है, जो बिल्कुल गलत है। दोनों मीटर एक समान रूप में काम करता है और समान बिल आता है। अब 300 किस्तों में बकाया बिल लोग जमा कर सकते हैं। मौके पर बिजली विभाग के दर्जनों कर्मी के संग विभिन्न लोग मौजूद रहे। वहीं स्मार्ट मीटर के लाभ एवं इससे संबंधित भ्रांतियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कहा कि शून्य राशि से स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन, रिचार्ज में 3% का लाभ, पूर्व की तरह सरकार द्वारा घोषित अनुदान का भी लाभ, प्रतिदिन खपत का आकलन, बिजली बिल नहीं मिलने की शिकायत, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी समस्या के लिए अब जिले में विशेष हेल्पलाइन नंबर होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजली विभाग के द्वारा पहले तो 40 क्षेत्रों में अपने जिला में
स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा था। अब तो पूरे जिले में ही कराया जा रहा है और इस तरह राज्य के लगभग सभी जिलों में काम हो रहा है। तो जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहे थे कि काफी सारी भ्रांतियों के कारण कि स्मार्ट मीटर में पहले मीटर की तुलना में बिजली ज्यादा आता है या रिचार्ज में समस्या है या बिजली रिचार्ज कराने के बाद देर से चालू होती है। तो कुछ जो फीडबैक्स मिल रहे थे, स्पेशली ये फीडबैक की लोगों के द्वारा कि बहुत ज्यादा बिल बढ़ जा रहा है। तो ये सब भ्रांतियों के संबंध में बिजली विभाग के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया कि इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने ये समझा कि सभी मीडिया भाइयों के साथ इस पर एक चर्चा कर ली है ताकि जो यहाँ पे भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास हमारा बिजली विभाग कर सके। इसी क्रम में हमारे सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, दरभंगा सर्कल के साथ ही साथ सभी मधुबनी जिला के सभी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता भी यहाँ उपस्थित हैं। बिहार में बिजली विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर की सुविधा दी जा रही है उसको लेकर बिजली उपभोक्ताओं में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं और लोगों की राय भी अलग है। ऐसे मेरा अपना जो मानना है, मैं पिछले 1 साल से स्मार्ट मीटर का जो मेरे यहाँ लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर का प्रयोग मेरे यहाँ किया जा रहा है, तो मेरा जो अपना अनुभव है मैं ये कह सकता हूँ कि जब पहले साधारण मीटर था उसके मुकाबले स्मार्ट मीटर जब से मेरे यहाँ लगा है तो जहाँ बिजली बिल का जो बिजली की जो खपत है खर्च में कमी आई है, बिल भी कम आ रहा है। वहीं सबसे बड़ी जो बात है स्मार्ट मीटर की, मैं पर डे का जो अपना मेरा बिजली का खर्च है वो मैं अपने पर डे अपने मोबाइल पे वो उसका डाटा आता है वो देख पाता हूँ कि कितना यूनिट खर्च हो रहा है और उसके हिसाब से फिर बिल भी मैं पे करता हूँ। वो जो पहले पे करना होता है तो मुझे ये पता है कि मेरे पास अकाउंट में कितना भी पैसा है, क्या बैलेंस है और उसके हिसाब से मेरा बिजली का खर्च भी हो रहा है। तो पहले जब ये स्मार्ट मीटर नहीं था और मेरे यहाँ जब साधारण मीटर था तो तब का जो मेरा अनुभव था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो बिल आता था वो जो मीटर रीडिंग के लिए जो बिजली विभाग के जो स्टाफ आते थे उनके भरोसे पर होता था और ज़्यादातर ये जो मेरा अनुभव रहा कि वो अपने अंदाजे से या वो एक अनुमान के हिसाब से बिल बनाकर या मीटर रीडिंग करके भेजा जाता था और बाद में अक्सर हर महीने लगभग ये होता था कि बिल में संशोधन कराना पड़ता था। पिताजी को, मेरे पापा जो बुजुर्ग हैं, उन्हें बिजली विभाग का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था और बार बार ये ऐसे में भरोसा भी उठता था विभाग के ऊपर से कि मेरा जो बिल है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर मेरे यहाँ लगा है तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं जितना बिजली खर्च कर रहा हूँ मैं उतना ही अब पे कर रहा हूँ और पहले के मुकाबले मेरा बिल भी काफ़ी कम हुआ है। मैं पिछले 1 साल से, पिछले सितंबर से ही स्मार्ट मीटर का मेरे यहाँ उसका उपयोग हो रहा है। तो इसलिए ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो बिजली विभाग का प्रयास है वो काफ़ी फायदेमंद है उपभोक्ताओं के लिए। ऐसे मुझे लगता है कि जो विरोध वहीं हो रहा है, जो कुछ लोग स्मार्ट मीटर को लेकर अलग अलग भ्रांतियाँ पाल रखे हैं और लोग अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उनसे अगर लोग बात करेंगे तो लोगों की जो आशंका है लोगों को, वो आशंका दूर होगी। और ये कहा जा सकता है कि जब कभी कुछ बेहतर के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ खामी भी उसमें रहती है। और ये बात भी सही है कि जब साधारण मीटर था तब भी बिल में काफ़ी खामी होती थी, बिजली विभाग का जो काफ़ी वो पहले भी शिकायत होती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा कुछ उससे हर समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन कुछ खामी है, लेकिन फिर भी ये पहले से बेहतर है और आगे बेहतर ये बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है वो काफ़ी फायदेमंद है और लोगों को इसके स्मार्ट मीटर के फायदे को जानने के लिए जो इसके उपभोक्ता हैं उनसे बात करके जो उनकी आशंका है वो दूर कर सकते हैं। इससे पहले स्मार्ट मीटर से पहले हम 2005 में कनेक्शन लिए थे। उस टाइम से अभी तक हम चलाते आ रहे हैं और लगभग एक साल से ऊपर हमको हो गया है स्मार्ट मीटर लगाए हुए। स्मार्ट मीटर से पहले था कि हम यूज करते थे तब हमको पेमेंट करना पड़ता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद हम पेमेंट करते हैं, उसके बाद यूज होता है। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमको कोई असुविधा नहीं है। पहले 2 महीना 3 महीना में बिल आता था, हेवी अमाउंट हो जाने के कारण हमको जमा करने में दिक्कत होती थी। अब वैसा कोई असुविधा नहीं है। मैं 10,000 रुपया हम हर एक 10 दिन पर रिचार्ज करते हैं। महीना का 30,000 रुपया हमको रिचार्ज करना पड़ता है। ये मेरा LTS का
कनेक्शन है और एक घरेलू कनेक्शन है, जिसका हमने 6 महीना पहले स्मार्ट मीटर बोल करके हम लगवाया है। उसमें भी हमको अच्छा सुविधा मिल रहा है। जितना खपत करते डेली देखते हैं कि हमको कितना खपत हुआ। जैसे बारिश हो गया, एसी नहीं चला, उस दिन कम खपत है। ठंडा रहा, उस दिन कम खपत है। जिस दिन ज्यादा गर्मी रहा, उस दिन ज्यादा खपत है। उसी तरह से हम डेली ऐप पर देखते हैं कि हमको कितना कंज्यूम हुआ है और कितना ये हुआ। और जिस हिसाब से हम रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने में कोई असुविधा नहीं है। अपने मोबाइल से रिचार्ज कर लेते हैं और स्मार्ट मीटर मेरे लिए बहुत अच्छा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग की फ्लैश फ्लड चेतावनी और नेपाल में हो रही बारिश के चलते मधुबनी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि तटबंधों की निगरानी और संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा फ्लैश फ्लड की चेतावनी एवं नेपाल क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा के आलोक में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय सभागार में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी कल शुक्रवार की रात्रि से ही तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं एवं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोसी बेसिन के इलाकों में भारी बारिश होने से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के आसपास बसे निवासियों को सचेत किया जा रहा है। नदी के आसपास निचले क्षेत्रों में एवं संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निर्धारित सुरक्षित स्थान में जाने के लिए अपील की जा रही है, जहां उनको ठहरने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ की पूरी टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु मधेपुर में पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एडीएम आपदा सहित कई वरीय अधिकारी क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों से मिलकर स्थिति की जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतियातन सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पिछले घंटे का जो हम लोग डिस्चार्ज देखे थे वो लगभग 5 लाख के आसपास क्यूसेक हो गया है और जो कि पिछले साल का जितना पहुंचा था मैक्सिमम उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारी पूरी टीम अभी मधेपुर पहुंच चुकी है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, और जो पंचायतें कोसी बांध के अंदर हैं, जो लो लाइंग गांव हैं, उनसे लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए हम लोग नाव प्रारंभ कर दिए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं उसको खाली करके ऊंचे स्थल पर जो शरण स्थल है वहाँ पे लोग आ जाएं। आप लोगों के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जो ऐसे प्रभावित होने वाले गांव हैं वहाँ के लोगों से अपील है कि वो लोग भी ऊंचे शरण स्थल पे आ जाएं और वहाँ पे उनको रखने के लिए सारी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा हम लोग कमला और भूतही दोनों रिवर पे भी नज़र रखे हुए हैं। इसके कैचमेंट एरिया में नेपाल में बारिश अभी कम हुई है पिछले 6 घंटे में, तो जो कमला में जो पानी बढ़ने का दर था वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि 68 मीटर पार हो गया, डेंजर लेवल से ज़्यादा है, लेकिन लग रहा है कि अगले 1-2 घंटे में स्टैटिक हो जाएगा। लेकिन बांध की लगातार सारे प्रशासनिक अधिकारी और सारे हमारे इंजीनियर फ्लड कंट्रोल की निगरानी रख रहे हैं। कहीं पे भी कोई रेन कट और सबका आता है तुरंत उसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। पूरी तरीके से हम अलर्ट हैं। बस आप लोगों के माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे कि जो कोसी के अंदर के गांव के लोग हैं, जो नीचे है थोड़ा, वो लोग ऊंचे स्थल पे शरण स्थल पे आ जाएं और प्रशासनिक अधिकारी जो नाव के साथ व्यवस्था कराए हुए हैं उसका लाभ लेते हुए शरण स्थल पे आ जाए ताकि सुरक्षित रहें। अगर पानी नहीं भी बढ़ेगा तो हमेशा एहतियात जो है हमेशा बढ़िया ही होती है। एहतियात के तौर पे आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँगा। प्रशासन का दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है। लगी हुई है अनुमानित कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? अभी नहीं, अभी जो फीडबैक हम लोग लिए हैं तो उसमें 6 पंचायतें तो प्रभावित होती हैं, लेकिन 8-9 वार्ड वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे हैं, बस्तीपट्टी और गढ़गांव इन सबके, तो उन लोगों को हम लोग सबसे पहले खाली कराने का अपील कर रहे हैं। और लगभग 25 नाव हम लोगों की वहाँ पे रेडी है, लोगों को लाना शुरू भी कर दी है ऊँचे स्थल पे। और एसडीआरएफ की टीम को कल रात में हम लोगों ने लखनऊ से मधेपुर पहुँचा दिया है। उनकी भी 3 टीम है, एक टीम रिजर्व में रखे हुए हैं कहीं इमरजेंसी के लिए, 2 टीम वो भी काम करना शुरू कर दी है।
और सारे एडीएम आपदा और अन्य प्रभारी वीडियो सीओ एसडीएम सब लोग उधर ही हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज है वो शरण स्थल पे आ जाए। सर, ये नंबर भी जारी किया गया है? हाँ, 2 हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम का जो हमारा 24 घंटे कार्य है तो उसका भी नंबर जारी किए हैं। वो नंबर आप प्रेस रिलीज के माध्यम से आप देख लीजिएगा। और किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो रेस्क्यू टीम हमारी कर रही है अगर कहीं भी कोई ज़रूरत है उसमें उन तक अगर नहीं पहुंच पाई उस नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम मॉनिटर करके हर प्रकार की मदद पहुंचाएगा। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी के कर्मी से 4,20,000 रुपए लूट लिए। वहीं कर्मी संतोष कुमार शाह ने बताया कि वह बकाया वसूलने के बाद मधुबनी लौट रहे थे, तभी बाइक पर आए अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूट को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव मलमल डीपीएस स्कूल के सामने कटफूला के पास बीती रात 2 अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी के कर्मी से 4,20,000 रुपए पिस्टल के नोक पर लूटकर अपराधी फरार हो गए। दवा व्यवसायी कर्मी संतोष कुमार शाह ने बताया कि वह मधुबनी के शिवा ड्रग एजेंसी में काम करते हैं। दवा दुकानदार से दवा का बकाया राशि वसूल कर रात के 8:15 पर मधुबनी जा रहे थे। उसी क्रम में मलमल कटपुला के पास एक हीरो होंडा बाइक पर 2 अपराधी पीछे से आए और गाड़ी को आगे से घेर लिया। दवा व्यवसाय के कर्मी संतोष कुमार शाह की कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। वहीं बैग में रखा 4,20,000 नकद एवं दवा का बकाया लिस्ट एवं मोबाइल और मोटरसाइकिल का चाबी लेकर मलमल राड की तरफ वो वापस भाग गए। कलवाही थानाध्यक्ष राहुल देव ने बताया कि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना की छानबीन शुरू कर दी। कलवाही थानाध्यक्ष राहुल देव ने बताया कि इस लूटकांड घटना के अनुसंधान चल रहा है। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या घटना हुआ आपके साथ? मेरा बैग मोबाइल छीन लिया गया, गाड़ी का चाबी। ये घटना हम 500 पट्टी से आ रहे थे। कब का घटना है? कल रात का घटना है। बृहस्पतिवार को। अच्छा। 8:10 या 8:10 के आसपास। आपके पास क्या सब था? मेरे पास बैग था। बैग में क्या था? बैग में कैश था। कितना? 4.5 के आसपास। अच्छा। और जेब में मोबाइल था और जेब में कुछ पैसा था। तो इतना पैसा लेके कहाँ से आ रहे थे? क्या काम करते हैं आप? हम मेडिकल शॉप में रहते हैं और तगेदा करते हैं। अच्छा। दवा जाता है कहीं, वहाँ से पैसा जो देता है वहाँ मालिक के पास पहुँचाते हैं। तो कितना आदमी था अपराधी? 2 आदमी था। 2 आदमी था। 2 आदमी था। किस उम्र का होगा? 26 के आसपास, 25-26 के आसपास। क्या सब था उसके पास? उसके पास पिस्टल था। पिस्टल था उसके पास। गाड़ी जैसे ही मैं आपको कैसे रुकवाया गाड़ी? जैसे छोटा पुला पे गाड़ी हम ऐसे टर्निंग मारे। कौन सा जगह पर? छोटा पुला नहीं है, काठपुला। मलमल काठपुला। हाँ, कलर बीच में वहाँ पे जैसे ही गाड़ी ऐसे किए कि सट से हम गाड़ी सीधे घुसा दिए और बगल में गड्ढा था सीधे पिस्टल गिरा दिए और गाड़ी मेरा गिर गया। और एक आदमी अरे माँ जो तो बैग निकालो, ये निकालो, वो निकालो। जब तक हम एक आदमी आया, उसका जो साथी था पतले वो मेरा ये ऊपर साथी खोल के बैग निकाल ली। इतना देर पे एक ट्रक आ रही थी। अच्छा। वो उस ट्रक वाला को ऐसे बंदूक लगा के पिस्टल के माँ जो भागो यहाँ से ट्रक वाला भाग गया। वो नहीं रुका वहाँ पे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शाह। घर कहाँ हुआ आपका? बड़ा बाजार मधुबनी। आप किन के लिए काम करते हैं? शिवा ड्रग। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के घोघरडीहा प्रखंड में सिविल सर्जन ने 8 अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इनमें मदरहुड नर्सिंग होम, मां गायत्री नर्सिंग होम और लक्ष्मी हेल्थ केयर शामिल हैं। इन्हें 24 घंटे में बंद करने का निर्देश दिया गया है।
जिले के घोघरडीहा प्रखंड के 8 अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थान पर सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। घोघरडीहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत इन स्वास्थ्य संस्थान की कुछ दिनों पूर्व जांच की गई थी। वह जांच में ये सभी संबंधित नर्सिंग होम व जांच घर अवैध पाए गए हैं। जो नर्सिंग होम व जांच घर को जांच के बाद अवैध पाया गया है, उसमें मदरहुड नर्सिंग होम, मां गायत्री नर्सिंग होम, मदरहुड नर्सिंग होम, दुर्गा नर्सिंग होम, गरीब नवाज नर्सिंग होम, लक्ष्मी हेल्थ केयर, आदर्श जांच घर व लाइफ लाइन हेल्थ केयर शामिल है। सिविल सर्जन ने सभी संबंधित नर्सिंग होम व जांच घर पर अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि जो भी स्वास्थ्य संस्थान बिना निबंधन के संचालित हो रहा है, उस पर नैदानिक स्थापन नियमावली 2013 के नियम के अंतर्गत अर्थदंड देने का प्रावधान है। इसलिए प्रथम दोषी पाते हुए इन स्वास्थ्य संस्थानों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य संस्थान को बंद करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback terms. ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल। कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। नेपाल में लगातार बारिश के कारण जयनगर के कमला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांव, विशेषकर ढोरवाड़ पंचायत और इस्लामपुर मोहल्ला के लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। वहीं बाढ़ का पानी सड़कों पर चढ़ने लगा है, जिससे लोग गांव लौट रहे हैं। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीते 3 दिनों से ही हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। शनिवार को नदी के जलस्तर में सुबह से ही वृद्धि हो रही है, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल में लगातार वर्षा के कारण कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर तटबंध किनारे बसे गांव प्रखंड के ढोरवाड़ पंचायत के ब्रह्मोत्तर, ढोरवाड़ एवं छड़की, बेलही, दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला एवं खेरा मठ के अलावे नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 व 12 के लोग भयभीत हो रहे हैं। खासकर ढोरवाड़ पंचायत के ब्रह्मोत्तर व ढोरवाड़ गांव एवं इस्लामपुर मोहल्ला बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर कमला पुल से सटे इस्लामपुर मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके अलावे ढोरवाड़ पंचायत के ब्रह्मोत्तर व ढोरवाड़ गांव जाने वाली एकमात्र सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने लगा है, जिस कारण गांव के लोग बाजार की खरीदारी कर अपने गांव लौटने लगे हैं। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीते 3 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। आज शनिवार को कमला नदी के जल स्तर में खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बताया जा रहा है। कमला नदी के जल स्तर में वृद्धि को लेकर नदी किनारे बसे गांव इस्लामपुर, ढोरवाड़, ब्रह्मोत्तर, खैरामठ समेत अन्य गांव में लोगों को भय का माहौल देखने को मिल रहा है। 10 सेंटीमीटर करके बढ़ रहा है, घंटे 1 घंटा पे। हाँ, बढ़ी हो रही है, बारिश हो रही है सुबह से, अभी बढ़ी हुई है, देखी जा रही है। हाँ, देखी जा रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरोखड़ गांव के पास दोनों कच्चे डायवर्जन पर पानी चढ़ने से आवागमन बंद हो गया है। निर्माणाधीन रातो पुल और NH
527 पर बन रहे पुल के धीमे कार्य के कारण गांव का संपर्क टूटा हुआ है। ग्रामीणों की आवागमन सुधारने की मांग बार बार अनसुनी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के दौरान मधवापुर प्रखंड के पिरोखर गांव के पास से गुजरने वाली दोनों सड़कों के कच्चे डायवर्सन पर पानी चढ़ने से आवागमन बंद हो गया है। इस वजह से मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से पिरोखर पंचायत का संपर्क न केवल भंग हो गया है बल्कि उस गांव के लोग भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। गांव की पुरानी सड़क पर निर्माणाधीन रातो पुल के बगल में बना कच्चा डायवर्सन 3 महीनों से टूटा हुआ है। जब तक सूखा समय था तब तक ग्रामीणों द्वारा बनाई गई चचरी के सहारे आवागमन जैसे तैसे चालू था। वहीं फिलहाल वहां चचरी नहीं है और वहां के डायवर्सन पर पानी ओवरफ्लो हो गया है। उसी गांव के पास NH 527 पर बन रहे पुल के बगल का डायवर्सन भी डूब गया है। इस पुल निर्माण की गति करीब 1 साल से बहुत धीमी है। हल्की बूंदाबांदी में वहां के कच्चे डायवर्सन पर आवागमन बंद और चालू होने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कच्चे डायवर्सन को पक्का बनाकर आवागमन आसान बनाए जाने की जनता की आवाज बार बार बेअसर होती रही है। यह समस्या खत्म होने के दिन का इंतजार लोग कर रहे हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने औसी थाना का वार्षिक निरीक्षण कर साफ सफाई की सराहना की और लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश भी दिए। वहीं बढ़ती चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने शनिवार को औसी थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्किल इंस्पेक्टर ने सबसे पहले थाना परिसर की साफ सफाई पर नजर डाली, जहां उन्होंने साफ सफाई पर संतुष्टि जताई। इसके बाद उन्होंने गुंडा पंजी, CD 1, 2, 3, मालखाना पंजी सहित अन्य पंजियों की बारी बारी से गहन जांच कर थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने लंबित पड़े कांडों का जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना घटित होने के उपरांत शीघ्र जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारियों को बारी बारी से बुलाकर केस से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में बढ़ते चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थानाध्यक्ष विकास कुमार, SI विक्रम कुमार, कुमार राजेश, भारद्वाज, रीडर धनंजय मिश्रा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जिले में डेंगू रोकथाम के लिए DM अरविंद कुमार वर्मा ने एंटी लार्वा केमिकल छिड़काव, रैपिड रिस्पांस टीम गठन और माइकिंग द्वारा जागरूकता अभियान के निर्देश दिए। वहीं कूलर, AC और फ्रिज में पानी जमा न होने देने का जोर दिया। बारिश के मौसम को देखते हुए जिले में डेंगू के नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बीमारी से बचाव के लिए कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डेंगू से बचाव एवं रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभाग अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि माइकिंग कर लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक करें। उन्होंने इसको लेकर कचरा उठाव वाली गाड़ियों में लगी माइक का उपयोग करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डेंगू के एक भी मरीज मिलने पर आसपास के 500 मीटर के परिधि में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव करें। साथ ही स्थायी जल जमाव वाली जगहों पर एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मरीज मिलने पर शहरी क्षेत्र में नगर निगम की ओर से छिड़काव कराना है, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छिड़काव कराया जाना है। यह अभियान ठंड के मौसम आने तक चलता रहेगा। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसे गंभीर रोग से निपटने के लिए जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करें, ताकि जिला स्तर से लेकर सामुदायिक स्तर पर आम लोगों में इन रोगों के प्रति जागरूकता व इलाज की सटीक जानकारी दी जाए। साथ ही आपातकाल स्थिति में सक्रिय रहने की जिम्मेदारी इस टीम को दी जाए। गौरतलब हो कि डेंगू के मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में मरीज के लिए सदर अस्पताल में 8 बेड,
सभी चारों अनुमंडलीय अस्पताल में 4 बेड तथा 17 पीएचसी में 2 बेड आरक्षित किया गया है। डेंगू मच्छर संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। वह केवल 2 फुट की ऊंचाई तक उड़ पाने वाला यह मच्छर साफ पानी में पनपता है। गंदे या चलते पानी में एडिस मच्छर अंडे नहीं देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पानी भी पर्याप्त होता है। एडिस मच्छर केवल दिन में ही काटता है, इसलिए घर के अंदर भी पूरे कपड़े पहनकर रहना चाहिए। अपने घरों या आसपास भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के मच्छरों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान कूलर, एसी और फ्रिज की भूमिका रहती है, क्योंकि इसी तरह के जगहों पर एडिस मच्छर अंडे देती है। इसलिए फ्रिज की ट्रे को भी नियमित रूप से साफ करते रहें। बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और चिकित्सकीय परामर्श लेने के बाद ही अपना इलाज कराएं, लेकिन अपनी मर्जी से दवा दुकान से दवा खरीद कर ना खाएं, बल्कि चिकित्सक से उपचार करने के बाद ही दवा खानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अब बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर के पशु चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस पर बीडीओ राजीव रंजन और पशु चिकित्सकों ने टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें दर्जनों कुत्तों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया। साथ ही डॉक्टर पिंटू कुमार ने रेबीज नियंत्रण, जन जागरूकता और टीकाकरण की महत्वता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस के अवसर पर जयनगर के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में शनिवार को बीडीओ राजीव रंजन कुमार, पशु चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार, डॉक्टर मोहम्मद मौज अहमद खान एवं डॉक्टर नितेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों डॉग को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया। डॉक्टर पिंटू कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेबीज रोग का नियंत्रण एवं उन्मूलन, रेबीज रोग से होने वाले बहुमूल्य मानव एवं पशुधन की प्राण रक्षा एवं रेबीज रोग के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि रेबीज को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाना चाहिए। रेबीज के बारे में विशेष रूप से बच्चों के बीच जागरूकता प्रसारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आवारा जानवरों से अनावश्यक संपर्क से बचना चाहिए। घरेलू कुत्ते के साथ साथ आवारा कुत्तों का भी टीकाकरण अवश्य किया जाना चाहिए। कुछ लोगों में कुत्ता पकड़ने वाले रेबीज रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारियों को रेबीज से संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। उन्होंने कहा कि जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का टीका चिकित्सक से सलाह के बाद लगाना चाहिए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार राज्य अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता बारिश के कारण स्थल बदलकर वाटसन स्कूल के इंडोर परिसर में नॉकआउट पद्धति से आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों की टीमों ने भाग लिया और मुकाबले जारी है। जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि भारी बारिश के कारण शंभुआर उच्च विद्यालय के प्रांगण में पूर्व निर्धारित आयोजन स्थल पर मैच नहीं कराया जा सका। इसके बाद राज्य भर से आए तकनीकी पदाधिकारियों और राज्य वॉलीबॉल संयोजक संजीव कुमार सिंह ने खेल के हित में निर्णय लेते हुए इसे वाटसन स्कूल परिसर स्थित क्रीड़ा भवन के इंडोर परिसर में आयोजित करने पर सहमति जताई। इसके बाद मैचों को नॉकआउट पद्धति से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं आयोजन के दौरान बेगूसराय ने मधेपुरा को, नालंदा ने वैशाली को, मुंगेर ने गया को, कैमूर ने पूर्णिया को, सारण में पूर्वी चंपारण को, औरंगाबाद ने पटना को, जमुई ने लखीसराय को, नवादा ने शेखपुरा को, मुजफ्फरपुर ने बक्सर को और भागलपुर ने खगड़िया को हरा दिया। वहीं अन्य टीमों के द्वारा खेल का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी का मंचन मधुबनी में हुआ, जिसमें कलाकारों ने दानवीर कर्ण के जीवन संदेश पर प्रकाश डालते हुए मूल्यों की आवश्यकता को रेखांकित किया। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कलाकारों की प्रशंसा की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी का मंचन गुरुवार देर शाम नगर भवन मधुबनी में संपन्न हुआ। बताते चले कि बिहार सरकार द्वारा रामधारी सिंह दिनकर की जयंती को समूचे राज्य में मनाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मधुबनी में इसका मंचन पुण्याग कला निकेतन पटना के मंजे हुए कलाकारों द्वारा किया गया। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि सभी कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई है और समूचे प्रदर्शन के माध्यम से दानवीर कर्ण के जीवन संदेश पर विशेष प्रकाश डालने की कोशिश की गई है, जिससे जीवन में मूल्यों की आवश्यकता को समझने का एक नया आयाम दिखाई दिया है। आयोजन में इप्टा मधुबनी के कलाकार रंजीत, प्रभात कुमार, रमेश कुमार का सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।